क्या तुमने कभी सुना है कि रिक्रूटर्स को जेनजी के साथ काम करने में प्रॉब्लम्स होती है? Gen Z is widely considered an employer's nightmare, and survey after survey shows this. या फिर अगर तुम खुद एक जेनजी हो तो क्या तुम्हें ऐसा कभी फील हुआ है कि तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस को, तुम्हारे वर्क लाइफ बैलेंस को तुम्हारा रिक्रूटर या तुम्हारा एम्प्लॉयर कभी समझ ही नहीं पाता है? 1 in 6 companies do not want to hire Gen Z. और इसी कारण तुम अपने जॉब में बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टेड और ट्रैप्ड फील करते हो। They say Gen Z is entitled, easily offended, unable to handle feedback, lacking in motivation, professionalism, strong work ethic, and communication skills. और तुम्हारा रिक्रूटर अगर तुम्हारे पास किसी काम के लिए आता है देन तुम डायरेक्टली बोल देते हो कि ये काम मेरा नहीं है और मैं नहीं करूंगा। Nearly half of the hiring managers find Gen Z the most challenging generation to work with. जबकि एम्प्लॉयर्स का ये एक्सपेक्टेशन होता है कि अगर वो रात के 10 बजे भी तुम्हें कॉल करे, और ऐसा कई सालों से चलता भी आ रहा था। इनफैक्ट हमारे जनरेशन में भी कई सारे लोग आज तक ऐसे ही काम करते हैं कि रात को 10 बजे भी अगर तुम्हारा एम्प्लॉयर या मैनेजर तुम्हें कॉल करता है देन रात के 10 बजे भी तुम तैयार हो जाओगे कि यस सर मैं अभी कंप्लीट करके देता हूँ। बट हालांकि ये सारा फंडा जेनजी के साथ अप्लाई नहीं होता है, और यहीं से इस बर्निंग टॉपिक की शुरुआत होती है, और वो है जेनजी वर्सेस रिक्रूटर्स। इन दोनों के बीच आज एक बहुत ही बड़ा गैप फील हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशंस में वर्कफोर्स सही से काम नहीं कर पा रही है या फिर वर्कफोर्स सही से काम करवा नहीं पा रही है, और दिन ब दिन ये ट्रेडिशनल गैप बढ़ता ही जा रहा है। हर जनरेशन का अपना अपना काम करने का तरीका होता है। जो 70s और 80s वाली जनरेशन थी, उन जनरेशन का मानना था कि उनका जॉब ही सब कुछ होता है। उनको अपने जॉब सिक्योरिटी से बहुत ही ज्यादा डर लगता था, और इसीलिए वो अपने मैनेजर के हर बात मानने को तैयार रहते थे। वो दिन के 9 से 5 तो काम करते ही थे, पर घर जाके रात के 10 से 3 भी काम करते थे। उनके लिए उनका काम और उनका कंपनी सब कुछ होता था। वो बहुत ही ज्यादा इस बात पे रिजिड थे कि वर्कलोड कितना भी बढ़ जाए, एकदम वर्स्ट केस सिनेरियो जब तक ना आ जाए वो उस कंपनी से स्विच नहीं करेंगे, क्योंकि स्विच करने में भी उनको डर लगता था। बट अगर आज की बात करें, आज की जनरेशन का काम करने का तरीका बिल्कुल ही अलग है। जेन ज़ी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला मैनेजर, एम्प्लॉयर या फिर रिक्रूटर तुम्हारे प्रॉब्लम्स को समझे, वर्क लाइफ बैलेंस को बहुत ही अच्छे से बनाए रखे। 9 से 5 अगर तुम्हारा वर्क स्केड्यूल है देन 5:01 पे भी तुम्हारे पास एक काम नहीं आना चाहिए। अगर वो काम तुम्हारे पास आता है इसका मतलब तुम्हारा मैनेजर टॉक्सिक कहलाएगा, तुम्हारा वर्क कल्चर टॉक्सिक होगा, और ये काम तुम उस दिन नहीं बल्कि नेक्स्ट डे करोगे। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर कोई भी गलत नहीं है, ना ही जेन ज़ी गलत है और ना ही मैनेजर गलत है। मैनेजर्स का ये एक्सपेक्ट करना भी गलत नहीं है कि एक छोटा सा काम एंड ऑफ द डे कर दे, और ना ही जेन ज़ी का ये एक्सपेक्ट करना गलत है कि 9 से 5 में जब मैं काम कर ही रहा हूँ तो 5 बजे के बाद मैं एक्स्ट्रा काम क्यों करूँ। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि जेन ज़ी मल्टीटास्किंग और फ्लेक्सिबिलिटी में बहुत ही ज्यादा माहिर होते हैं एज कम्पेयर टू अगर तुम पुराने जनरेशन वालों की बात करो तो वो इतना ज्यादा मल्टीटास्किंग या फिर फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम एक जेन ज़ी को एक प्रोजेक्ट में काम करने को दे रहे हो और उसी के साथ साथ तुम उसे दूसरे प्रोजेक्ट में भी दे दो, या फिर आज एक प्रोजेक्ट कल को दूसरा प्रोजेक्ट और परसों को फिर तीसरा प्रोजेक्ट, जेन ज़ी इजीली एक्सेप्ट करते हैं इन चेंजेस को, जबकि मिलेनियल्स को उन चेंजेस के अकॉर्डिंग एडजस्ट होने में टाइम लगता है। अब हमारे पास 3 बड़े रिसर्च पेपर्स प्रेजेंट है इस जेन ज़ी वर्सेस रिक्रूटर की वॉर में, जिसमें IEEE एक बहुत ही फेमस रिसर्च पेपर के हिसाब से जेन ज़ी और बड़े कंपनीज के बीच के गैप का रीजन कंपनीज का एक्सपेक्टेशन और जेन ज़ी के एक्सपेक्टेशंस को ना मीट होने का है। एक रिसेंट रिसर्च के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स के जेन ज़ी होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जो कि अपने पैशन के लिए पागल होते हैं, उनको दिन रात सिर्फ काम ही करना होता है, चाहे वो स्टार्टअप के लिए हो, सिंगिंग के लिए हो, डांसिंग के लिए या फिर किसी भी फॉर्म ऑफ करियर के लिए हो। और दूसरा कैटेगरी जेन ज़ी का ये होता है कि उनको ज्यादा काम धंधा से मतलब नहीं होता है, उनको एक बेसिक सी नॉर्मल लाइफ चाहिए जिसमें कि वो सुबह काम को जाए और शाम को काम से वापस आ जाए, नॉर्मल सी सैलरी हो, एक सेटल्ड लाइफ और जिंदगी में सबसे ज्यादा सुकून और खुशी हो। और मोस्ट ऑफ द जेन ज़ी जो कि जॉब करना चूज करते हैं इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग देयर पैशन, वो इसी कैटेगरी में फॉलो होते हैं, यानी कि एक सिंपल और सेटल्ड लाइफ। उनके जॉब से एक्सपेक्टेशन ही यही होता है कि जॉब ज्वाइन करने के बाद एक सेटल्ड लाइफ होगी, पर जब वो जॉब जाते हैं और वहां पर भी उनको हसल करना पड़ता है तो कहीं ना कहीं उनको ये फीलिंग आती है अगर मुझे हसल ही करना है तो मैं अपना पैशन क्यों ना फॉलो कर लूं, इंस्टेड मैं ये 9 से 5 वाली नौकरी करूं जहां पर काम भी करूं और वर्कलोड का प्रेशर भी झेलूं और मैनेजर के डांट भी सुनूं। पर ये गैप अब धीरे धीरे क्यों बनता जा रहा है? वर्क कल्चर की माने तो जेन ज़ी की डिमांड अनरियलिस्टिक है। हाई पेइंग, फ्लेक्सिबिलिटी, वर्क फ्रॉम होम, ये सारे चीज का कोई वैलिड रीजन ही नहीं है। बट अगर आप गौर से देखो तो ये वर्क कल्चर और IT ट्रांसफॉर्मेशन 4x की रैपिड स्पीड से बढ़ता जाता है। हर साल में इतने सारे चेंजेस आते हैं और हर साल एक नया वर्कफोर्स डिप्लॉय होता है इस इंडस्ट्री में। सभी के रिक्वायरमेंट और सभी के एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट होते हैं, और कंपनी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है कि वर्क कल्चर का तरीका अब धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा ट्रांसफॉर्म होता जा रहा है। और अगर आप गौर से देखो तो जेन ज़ी के ये डिमांड भी बिल्कुल ही इनवैलिड
वैलिड नहीं है। इनफैक्ट सीधे शब्दों में ये कह सकते हैं कि ये डिमांड नहीं बल्कि ये वर्क कल्चर का नया तरीका है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये भी पाया गया है कि जेन ज़ीज़ बहुत ही ज्यादा वर्क फ्रॉम ऑफिस को प्रायोरिटी ही नहीं देते हैं, भले ही आप उसे कितने भी पैसे दे दो। बट अगर आप एक जेन ज़ी को ये कहते हो कि तुम्हें एक दूसरे सिटी में जाके जॉब करना है और वहां पर डेली ऑफिस जाना है, देन इट इज वेरी लाइकली कि वह सेम इंसान अपने होम सिटी में कम पैसे में हाइब्रिड मॉडल का जॉब चूज करेगा ओवर तुम उसे डबल पैसे भी क्यों ना दे दो एक दूसरे सिटी में डेली वर्क फ्रॉम ऑफिस की। तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन ये है कि इन्फोसिस और नारायण मूर्ति सर को ये समझना पड़ेगा कि 70 आवर्स अ वीक किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे नए जनरेशन के वर्कफोर्स के लिए पॉसिबल ही नहीं है काम करना। तो कंपनीज को अट्रैक्ट करना पड़ेगा हाइब्रिड वर्क कल्चर से। पैसे बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, ये बात तो अब कंपनी का कॉल है, डिपेंड करता है उसके फाइनेंशियल प्रॉफिट्स पे और ढेर सारी चीजों पे। बट अगर एक कंपनी पैसे भले ही कम दे बट हाइब्रिड या फिर वर्क फ्रॉम होम कल्चर एंड जॉब में फ्लेक्सिबिलिटी दे, देन ये नया वर्कफोर्स इन चीजों से बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट होता है। अब फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी के भी मामले में बड़े बड़े एमएनसीज जो कि बहुत ही पुराने हो चुके हैं उनको बहुत प्रॉब्लम्स है। फॉर एग्जांपल मैं एक स्टार्टअप में काम करता हूँ, अब मुझे मेरे ऑफिस में जाने का कोई टाइमिंग नहीं है। मैं चाहूँ तो सुबह को 9 बजे भी आ सकता हूँ, दोपहर को 12 बजे भी आ सकता हूँ और दोपहर के 3 बजे जाकर शाम को 5 बजे भी आ सकता हूँ। ऐसा कुछ भी फिक्स वर्किंग आवर नहीं है कि मुझे ऑफिस में जाकर 2 घंटे रहना है या फिर 8 घंटे रहना है। वो मेरे पे है कि मुझे कितना टाइम ऑफिस में गुजारना है। द ओनली थिंग दैट द कंपनी एक्सपेक्ट्स फ्रॉम मी, मुझे कोई काम असाइन किया गया है, वो काम एक पर्टिकुलर डेडलाइन के अंदर खत्म हो जाए। अब मैं उस काम को ऑफिस में जाके करूं, कैब में करूं, घर पे करूं, पार्क में घूमते हुए करूं या फिर जैसे भी करूं। बट ये सिंपल चीज जो ओल्ड एमएनसीज है, ओल्ड फाउंडर्स है, वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। उनका मानना है कि तुम्हारे पास काम असाइंड है या नहीं बट स्टिल तुम्हें डेली ऑफिस आना पड़ेगा। मैं ऐसे ढेर सारे लोगों को जानता हूं जो कि इन्फोसिस, विप्रो जैसे कंपनी में जॉब करते हैं। उनका काम दिन के सिर्फ 1 या 2 घंटे में ही खत्म हो जाता है, पर स्टिल इट इज मैंडेटरी फॉर देम कि सुबह से शाम तक लगातार ऑफिस में बैठे रहे। और यही चीजें जेन ज़ी को एक्सेप्टेबल नहीं है। इक्वेडोर के एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जेन ज़ीज़ को रिटेन करना बहुत ही मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू ओल्ड एम्प्लॉयज। रिटेन करना यानी कि तुम आज भी किसी कंपनी के वर्कफोर्स को देखते हो, देन तुम्हें रियलाइज होगा कि ढेर सारे ऐसे सीनियर एम्प्लॉयज हैं जो कि 7 साल, 8 साल या फिर 10 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो कि शायद 15 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं। बट जेन ज़ीज़ के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जेन ज़ीज़ चाहते हैं कि 1 से 2 साल की पीरियड में वो अपनी कंपनी को स्विच कर ले। अब इसका रीजन जो भी हो, वो अपनी कंपनी से बोर हो जाते हैं, उनको ऐसा फील होता है कि उनको ग्रोथ नहीं मिल रहा है या फिर उनको रियलाइज होता है कि उनका मार्केट वैल्यू कहीं ज्यादा है। अगर उनको यहाँ पर 10 LPA की पैकेज मिल रही है तो उनको रियलाइज होता है कि मार्केट में उन्हें 15 LPA की मिलेगी। हालांकि एक मिलेनियल जो होता है उससे अपने जॉब सिक्योरिटी से बहुत लगाव होता है, उससे अपने सेल्फ वर्थ पे बहुत ही ज्यादा डाउट होता है। अगर एक मिलेनियल को 10 LPA मिल रही है तो उससे ये बात एक्सेप्ट ही नहीं होता है कि मुझे बाहर जाकर 15 LPA मिल जाएगी। उससे खुद पे ही इतना डाउट होता है, वो अंडर कॉन्फिडेंट होता है। बट अगर जेन ज़ी की मानो, वो इस चीज में बहुत ही हाई कॉन्फिडेंट होते हैं। उन्हें पता है कि अगर आज उसे 10 LPA मिल रहा है, उससे कंपनी आज निकालना चाहती है, वो इजीली कंपनी से भी पहले रेजिग्नेशन लेटर देके निकल जाएंगे और जो 2 महीने का नोटिस पीरियड होगा उसमें वो 3, 4, 5 जॉब ढूंढ लेंगे जो कि उसे 10 LPA से कहीं ज्यादा पैकेज दे देगी। कुछ जेन ज़ी अपने करियर ग्रोथ के लिए चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि एक कंपनी में बहुत ज्यादा काम करने से उनको सेम टाइप का काम मिल रहा है, जिस कारण से उनका करियर ग्रोथ रुक गया है। जबकि मिलेनियल ऐसा सोचते हैं कि अगर वो एक टाइप का काम डेली कर रहे हैं, इसका मतलब वो उसी काम में एक्सपर्ट बनते जा रहे हैं और 5 साल 6 साल बाद वो उसी काम के बहुत ही प्रो बन जाएंगे। अगेन दोनों ही केस में कोई भी गलत नहीं है। जेन ज़ीज़ का ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना भी गलत नहीं है और मिलेनियल्स का अपने सेम काम को करते रहकर एक्सपर्ट बनना भी गलत नहीं है। पर इस चक्कर में कंपनीज का रिक्रूटमेंट कॉस्ट डबल हो जाता है। नॉर्मली कंपनीज के लिए आइडियल केस ये होता है कि अगर वो मुझे हायर करती है देन मैं उस कंपनी के लिए एटलीस्ट 3 से 4 साल तो काम करूं ही, ताकि अगर 15 से 20% का भी इंक्रीमेंट मुझे हर साल मिले तो एक फिजिबल अमाउंट ऑफ पैकेज पे वही कंपनी मुझे ज्यादा दिन तक रख पाएगी और मेरे से ज्यादा काम निकलवा पाएगी। बट अगर मैं हर साल 50% या फिर 100% ग्रोथ की डिमांड करूं देन कंपनीज के लिए बहुत ही ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। और इवन इफ कंपनी मुझे रिटेन ना करके जाने दे और मेरे बदले में दूसरा एम्प्लॉय को लाए तो उस चक्कर में हायरिंग कॉस्ट, एक नए इंसान का ऑनबोर्डिंग कॉस्ट और बहुत सारा ट्रेनिंग खर्च बढ़ जाता है, जिस कारण से कंपनीज को अगेन लॉस हो जाता है और इसीलिए कंपनीज फिर से जेन ज़ीज़ को हेट करना शुरू कर देती है। पर इस बात का सोल्यूशन क्या है? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे गलत कोई भी नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जेन ज़ीज़ अगर कंपनी छोड़ते हैं तो उनका रीजन यही होता है कि उनको वहां पर सिक्योर फील नहीं होता है। अगर जेन ज़ीज़ को करियर सिक्योरिटी दी जाए, उनको इस बात का रियलाइजेशन हो कि यहाँ पर जॉब करके उसे कुछ भी लॉस नहीं हो रहा, बल्कि वो बहुत सारी चीजें ऐसी सीख रहे हैं जो कि किसी और कंपनी में जाकर उसे वो नहीं सिखा पाएगी, तो जेन ज़ीज़ फॉर श्योर वहां पर रुकेगी, भले ही थोड़ा कम पैसा उसे मिले एज कम्पेयर टू एनी अदर आउटसाइड कंपनी। बट एट द एंड जेन ज़ीज़ को पैसे तो चाहिए। 30% इंक्रीमेंट के अलावा उसे
उसे 40% दे दो, बट इंक्रीमेंट तो उसे चाहिए होगा। और अगर 40% इंक्रीमेंट के साथ साथ उसे अगर करियर सिक्योरिटी और करियर डेवलपमेंट दे दो, ऐसे ग्रोथ दे दो, या फिर ऐसे टेक पे काम करवा दो, ऐसे कूल टेक पे काम करवा दो जिसपे वो शायद बाहर काम करने के लिए बहुत ही रेयर टू फाइंड हो, देन जेनजीज का रिटेंशन ऑफ कोर्स बढ़ जाएगा। रिसर्च के अकॉर्डिंग जो थर्ड सबसे बड़ा रीजन है जेनजीज के अच्छी कंपनी नॉर्मल कंपनीज को ज्वाइन ना करने का, वो ये है सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस। आज के जेनजीज सोशल मीडिया पे बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। अगर उनको रियलाइज होता है कि वो एक ऐसे कंपनी में जॉब करने जा रहे हैं जहां पर एम्प्लॉय काउंट बहुत कम है, 50, 60 या 100 एम्प्लॉइज है, देन जेनजीज उस कंपनी को ट्रस्ट नहीं करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उस कल्चर में, उस वर्क कल्चर में कुछ वाइब ही नहीं होगा, वहां पर काम करने में मजा ही नहीं आएगा। जेनजीज को काम तो करना ही है, बट ये जेनजीज फन फ्राइडे को लेके बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, अनलाइक मिलेनियल्स जिनको फन फ्राइडे का काम बहुत ही बोरिंग और यूजलेस लगता है। कुछ जेनजीज को 100% वर्क फ्रॉम भी चाहिए, बट बहुत सारे जेनजीज ऐसे हैं जिनको 100% वर्क फ्रॉम होम भी बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगने लगता है। उनको वर्क फ्रॉम होम तो चाहिए, बट साथ में वीक में या फिर 10 दिन में एक ना एक बार ऑफिस भी चाहिए। ग्लासडोर्स, लिंक्डइन ऐसे प्लेटफॉर्म पे जब उनको उस कंपनी का रेटिंग या फिर रिव्यू अच्छा नहीं दिखता है, देन इसके बेसिस पे उस कंपनी को डिसाइड करते हैं कि उनको जाना है या फिर नहीं जाना है। और इसीलिए आज ढेर सारी कंपनी फेक रिव्यूज भी बढ़ा रही है ताकि उनका कंपनी का रिव्यूज अच्छा हो, और उसी के बेसिस पे न्यू फ्रेशर्स जब रेटिंग को हाई देखेंगे तो उनके कंपनीज को ज्वाइन करना चाहेंगे। जेनजीज को ट्रांसपेरेंसी बहुत ही ज्यादा चाहिए। अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बहुत ही ज्यादा तामझाम हो या फिर बहुत ही ज्यादा सिक्योर प्रोसेस हो, लाइक बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट ना हो कि तुम्हारे चीज से कुछ इन्फॉर्मेशन अगर लिया जा रहा है तो वो क्यों लिया जा रहा है, उसका क्या काम है, तुम बहुत ज्यादा आंसर नहीं करोगे, देन अगेन जेनजी तुम्हारे से रिपेल होना शुरू कर देगी। इस बात का एक ही सोल्यूशन है, अपनी कंपनी की ब्रांडिंग अच्छी करो, ग्लासडोर, लिंक्डइन, इन प्लेटफॉर्म्स पे पोस्ट डालो, अपने आप को प्रमोट करो। रिक्रूटमेंट प्रोसेस को जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंट कर सकते हो तो जेनजी उतना ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। बट ये बात बहुत ही ज्यादा क्लियर है कि जेनजी और कंपनीज के बीच में अब बहुत ही ज्यादा गैप है, और यह गैप कोई छोटा मोटा इशू नहीं बल्कि बहुत ही बड़ा इशू बनने वाला है फ्यूचर में भी। इसीलिए तुम नोटिस करोगे कि जेनजीज को स्टार्टअप ज्यादा अट्रैक्ट करता है एज कम्पेयर टू कोई भी बड़ी एमएनसी, क्योंकि स्टार्टअप जेनजीज को ज्यादा पैसे देती है, उनका वर्क एनवायरनमेंट बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, उनका कोई भी ड्रेस कोड नहीं होता है, तुम लोअर, जीन्स, कार्गो कुछ भी पहनकर ऑफिस जा सकते हो, कुछ वर्क आवर फिक्स नहीं होता है, उनको बस ये चाहिए कि तुम उनका काम कंप्लीट करके दे दो। और इसी के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन निकल के आता है, जल्द ही इन्फोसिस, विप्रो और नारायण मूर्ति सर को भी इन चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इस चेंजेस को जितना ज्यादा अवॉइड करेंगे उतना ज्यादा उनका सीनियर वर्क फोर्स बढ़ता जाएगा, और सीनियर वर्क फोर्स बढ़ाना कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि एक टाइम के बाद उनको भी फ्रेशर्स को हायर करना ही पड़ेगा। और अगर सभी फ्रेशर इन कंपनीज में सिर्फ एक ही साल काम करके जॉब छोड़ना शुरू कर दें, देन इन कंपनीज को भी एक बहुत ही बड़ा लॉस सहना पड़ेगा इवेंचुअली। बट एट द एंड जेनजीज को भी थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा कि मार्केट और प्रोजेक्ट की डिमांड क्या है। अगर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट अर्जेंट है, जिस काम को ना करने से पूरा प्रोजेक्ट ही क्रैश हो जाएगा, देन उस मोमेंट पे जेनजी को भी आगे आना पड़ेगा अपने वर्क आवर के बाहर काम करने के लिए। मार्केट हमेशा इवॉल्व होता है। आज मार्केट बहुत ही ज्यादा जेनजी के फेवर में, इस बात में कुछ गलत नहीं है, बट कल को मार्केट दोबारा से कंपनीज के फेवर में आ सकता है। मार्केट दोबारा से क्रैश हो सकता है जिस तरीके से 2005 में हुआ था और बहुत सारे जॉब्स चले गए थे। तो इसीलिए इस दोनों के बीच का बैलेंस को बना के चलना ही समझदारी है, जेनजीज के लिए भी और कंपनीज के लिए भी। तुम्हें क्या लगता है, क्या जेनजीज अपनी जगह पर सही है, या फिर तुम्हें क्या लगता है कंपनीज का देर रात तक काम करवाना या फिर वर्कलोड से बहुत ज्यादा भर देना, क्या वो सही है? क्योंकि जो जॉब तुम्हें पैसा दे रहा है, जो जॉब तुम्हें खिला पिला रहा है, तो उनका ये एक्सपेक्ट करना है कि तुम उसके लिए डेडिकेटेड वर्किंग आवर्स में अवेलेबल रहो ही, अपना सारा कंफर्ट छोड़ के, या फिर एटलीस्ट अपने 100% से ज्यादा थोड़ा तो एफर्ट दो ही। इस वीडियो को पॉज करो और कमेंट करके बताओ कि तुम्हारे क्या ओपिनियन है इस टॉपिक पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूं देवांशु, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और मैं खुद एक स्टार्टअप में काम करता हूं। मैं खुद अपने फ्लेक्सिबिलिटी, वर्क आवर और टाइमिंग से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूं। बट तुम्हें क्या लगता है, तुम कर सकते हो या नहीं?